हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा बिहारी पे। पिछले क्लास के वीडियो में हमने देखा था क्लास 10 का इकाई 4 में हमने परिवहन देखा, रेल मार्ग देखा था और सड़क मार्ग को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग वायु मार्ग देखेंगे, जल मार्ग देखेंगे और साथ ही साथ पाइपलाइन मार्ग को देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग पाइपलाइन मार्ग से करते हैं। पाइपलाइन मार्ग क्या होता है? तो पाइपलाइन मार्ग क्या है कि किसी भी ठोस या गैसीय पदार्थ को पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना पाइपलाइन मार्ग कहलाता है। जैसे हमें पानी ले जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हम पाइप के माध्यम से ले जाते हैं, या फिर किरासन तेल, पेट्रोलियम, डीजल, इस प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो हम लोग पाइप की लाइन के माध्यम से ले जाते हैं। देखते हैं हम लोग पाइपलाइन मार्ग क्या है। तो पाइपलाइन मार्ग यह परिवहन का वह साधन है जिसके द्वारा गैस एवं द्रव का परिवहन किया जाता है। ये एक तरह की आधुनिक व्यवस्था है। यह आधुनिक युग में प्रचलित है। पुरानी व्यवस्था में यह प्रचलन में नहीं था। वर्तमान समय में इस पाइपलाइन के माध्यम से जल का और पेट्रोलियम पदार्थों का और प्राकृतिक गैसों का परिवहन होता है। जैसा कि आपके घर में भी होता है, पाइप के माध्यम से नलों द्वारा पानी आपके यहाँ आता है, या शहरों के अंदर नगर निगम या नगर पालिकाओं द्वारा जल का जो सप्लाई होता है वो आपका पाइपलाइन के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है। पाइपलाइन, इसके द्वारा क्या क्या होता है? इसके द्वारा जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, तेल उत्पादक क्षेत्रों से तेल शोधन शालाओं एवं शोधनशालाओं से बाजार तक तेल एवं प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है ना। जहाँ पर तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आपका बॉम्बे हाई क्षेत्र है, आपका आसाम का क्षेत्र है, वहाँ से भी तेल निकाले जाते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से जहाँ पर तेल को परिष्कृत किया जाता है, तेल को प्यूरिफाई किया जाता है, कच्चे तेल को, जहाँ से कच्चे तेल के द्वारा कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, फार्नेस तेल है, ल्यूब्रिकेंट्स है ना, इन सब पदार्थों का निष्कर्षण होता है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन मार्ग की और भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे इसके द्वारा पहाड़ों, जंगलों, समुद्र इत्यादि में परिवहन करना आसान होता है। इसके द्वारा परिवहन करना आसान होता है। आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल पहुंचा रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो एक देश से दूसरे देश तक पाइपलाइन मार्ग बिछा रहे हैं ताकि अपने देश का तेल वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ताकि आने जाने का कॉस्ट कम पड़े। ठीक है,
वहीं और भी बहुत सारी बातें हैं। भारत के अंदर भी पाइपलाइन बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर भी पाइपलाइन का वितरण की बात करें तो भारत के अंदर भी पाइपलाइन जो है इसके दो भागों में बांट दिया गया है। भारत में पाइपलाइन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला आपका है तेल पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, और दूसरा आपका है गैस पाइपलाइन। पहला है तेल पाइपलाइन, दूसरा है आपका गैस पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन दो तरह के होते हैं। आपका है कच्चा तेल पाइपलाइन, दूसरा है आपका तेल उत्पाद पाइपलाइन, तेल उत्पाद पाइपलाइन। इसमें ये भी दो तरह के होते हैं। वर्तमान में भारत में दो तरह में इसको बांटा गया है। एक है एलपीजी पाइपलाइन और दूसरा है आपका एचबीजे पाइपलाइन। आइए हम लोग बारी बारी से सबको समझेंगे कि तेल पाइपलाइन क्या होता है, गैस पाइपलाइन क्या होता है, कच्चा तेल पाइपलाइन क्या होता है, तेल उत्पाद पाइपलाइन क्या होता है, एलपीजी पाइपलाइन क्या होता है और एचबीजे पाइपलाइन क्या होता है। देखिए कच्चा तेल पाइपलाइन क्या है, पहले समझते हैं तेल पाइपलाइन क्या होता है। तेल पाइपलाइन वैसा पाइपलाइन है जिसके द्वारा कच्चे तेल या जो परिष्कृत तेल है उसका परिवहन किया जाता है उस पाइपलाइन के माध्यम से। वह आपका तेल पाइपलाइन कहलाता है। वह दो तरह के होते हैं। एक है कच्चा तेल जिसमें से कच्चे तेल का परिवहन होता है, वो कच्चा तेल पाइपलाइन है। और जो इसमें से उत्पादक तेल का परिवहन होता है, इसमें डीजल है, केरोसिन तेल है, लुब्रिकेंट्स हैं या फिर पेट्रोल है, इन सब चीज़ों का जो जैसे क्रायोजेनिक ऑयल से प्लेन उड़ते हैं वह सब तेलों का जो परिवहन होता है वो आपका तेल उत्पाद पाइपलाइन में आता है। ठीक है, कच्चा तेल पाइपलाइन की बात करें तो ये में बहुत सारे पाइपलाइन आपके इसमें आते हैं। आपका असम की डिगबोई से हल्दिया पाइपलाइन, डिगबोई से हल्दिया पाइपलाइन है आपका। उसके बाद है जामनगर से चाकसू तक, ये पश्चिम भारत के अंदर है, जामनगर से चाकसू तक। उसी तरह तेल उत्पाद पाइपलाइन की बात करें तो तेल उत्पाद पाइपलाइन में आपका आता है बरौनी कानपुर पाइपलाइन, बरौनी कानपुर पाइपलाइन, उसी तरह आपका और भी पाइपलाइन भारत के अंदर हैं जैसे गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन, चेन्नई त्रिची पाइपलाइन है, चेन्नई त्रिची, आपका कोची कारूर पाइपलाइन। भारत के अंदर सबसे बड़ा पाइपलाइन उसका नाम है नहरकटिया मोनग्राम और हल्दिया पाइपलाइन। यह पाइपलाइन भारत के सबसे लंबा, भारत का सबसे बड़ा पाइपलाइन मार्ग है ना। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पाद पाइपलाइन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे क्या गैस पाइपलाइन क्या होता है। चलिए यही समझ लेते हैं गैस पाइपलाइन क्या होता है। गैस पाइपलाइन में आपका गैसों का परिवहन होता है।
जैसे एलपीजी है, सीएनजी है ना, एलएनजी है, इन सब का परिवहन जो है आपका गैस पाइपलाइन के माध्यम से होता है। और इसमें आपका है एलपीजी पाइपलाइन। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी, इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन। यानी कहने का मतलब है इस पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी का परिवहन होता है। ठीक है, आपके घरों में भी एलपीजी का परिवहन हो रहा होगा। और भारत के अंदर जो भी गैसें हैं, है ना, जो भी प्राकृतिक गैस है, उसके परिवहन के लिए एक संस्था जिम्मेदार है जिसका नाम है आपका गेल, GAIL, यानी इसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक गवर्नमेंट कंपनी है जो भारत के अंदर गैसों के परिवहन का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का काम करती है। एचपीजी पाइपलाइन के बारे में समझें। एचपीजी का मतलब है हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है, तो ये हमारा आज इस वीडियो में हमने देखा पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन में किसका परिवहन होता है और भारत के अंदर पाइपलाइन का वितरण क्या है। अब हम लोग आते हैं वायु मार्ग पे। वायु मार्ग के बारे में जाने तो भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर वायु मार्ग जो है यह सबसे तेज और सबसे खर्चीला साधन है, क्योंकि इसका यात्रा करना बहुत ही महंगा होता है ना। और साथ ही साथ वायु मार्ग का प्रयोग कम दूरी जो तय करने के लिए किया जाता है। ये सबसे अच्छा, लंबी दूरी को कम समय में तय करने का सबसे अच्छा साधन है ना। लंबी से लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में इसे पार किया जा सकता है। साथ ही साथ जंगल, पहाड़, बड़े बड़े खाड़ी, समुद्र को इसके द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए वायु मार्ग क्या होता है। वायु मार्ग ये क्या है? यह परिवहन का सबसे तीव्र लिखिए या फिर तेज लिखते हैं, तेज एवं सबसे महंगा या खर्चीला साधन है। ठीक है, इसके द्वारा कम समय में लंबी दूरी एवं कठिन रास्तों जैसे जंगल, पहाड़, महासागर, सागर एवं खाड़ी इत्यादि को तय किया जा सकता है ना। यानी वायु मार्ग के माध्यम से हम आसानी से कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह पर, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, इसमें यात्रा कर सकते हैं और हम जा सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत से हमें ब्रिटेन जाना हो, यानी नई दिल्ली से लंदन जाना हो, काठमांडू जाना हो या फिर दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाना हो तो हम लोग वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सबसे खर्चीला साधन तो है लेकिन सबसे तेज भी है और सबसे कम समय पहुंचाता भी है। चलिए बात करें भारत की, तो भारत के अंदर वायु सेवा की शुरुआत 1911 में हुई थी। भारत में वायु सेवा की शुरुआत
1911 से हुई, लेकिन 1911 ईस्वी में इस समय अंग्रेजों का शासन था और इस टाइम सिर्फ डाक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। डाक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, डाक पहुंचाया गया था इससे। उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं, यह एक अच्छा साधन है, कम समय में हम आसानी सूचनाओं को या व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने एक काम किया। 1933 के अंदर भारतीय वायु निगम, भारतीय वायु परिवहन निगम की स्थापना किया, जो कि भारत के अंदर परिवहन निगम की स्थापना किया, क्योंकि भारत के अंदर वायु परिवहन को देखने का काम करती थी अंग्रेजों के समय। उसके बाद भारत कब आजाद हुआ? 1947 के अंदर। 1947 तक, यानी 1947 तक भारत में कुल 21 कंपनी जो था भारत के अंदर इस वायु मार्ग में काम कर रही थी। उसके बाद भारत सरकार का ध्यान गया इस ओर, और भारत सरकार ने भी इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए, और 1950 के अंदर, क्या 1950 के अंदर, 1950 में भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने वायु परिवहन जांच समिति का गठन किया। जांच समिति का गठन किया। क्या किया? वायु परिवहन जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को दी। 1953 में रिपोर्ट दिया और सिफारिश किया गया कि भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसका क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण किया जाए। और भारत सरकार ने 1953 के अंदर भारतीय वायु परिवहन जो था उसकी क्या कर देती है? राष्ट्रीयकरण कर देती है। उसके बाद राष्ट्रीयकरण कर देती है। उसके बाद जो है भारत के अंदर दो तरह के विमान सेवा उपलब्ध होने लगे। पहला था आंतरिक सेवा, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय सेवा। तो आंतरिक सेवा के लिए भारत के अंदर आंतरिक सेवा जो था वायु परिवहन का आंतरिक सेवा जो है वो किसके हाथ में दे दिया गया? वो इंडियन एयरलाइंस के हाथों में दे दिया गया। इंडियन एयरलाइंस। उसके बाद जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा थी, यानी दूसरे देशों के लिए सेवा थी, उसको दिया गया किसको? उसको दिया गया एयर इंडिया को। एयर इंडिया। यह एयर इंडिया जो है भारत के बाहर वायु का परिवहन करती थी। भारत से दूसरे देशों में जाने के लिए एयर इंडिया का प्रयोग किया जाता था। बात करें इंडियन एयरलाइंस की तो 2005 के बाद इसका नाम जो है बदल दिया गया। 2005 के बाद इसका नाम सिर्फ इंडियन हो गया। क्या हो गया? इंडियन एयरलाइंस से इसका नाम सिर्फ इंडियन रह गया। उसके बाद की कहानी देखें तो 1955 के अंदर, क्योंकि 53 के अंदर राष्ट्रीयकरण किया गया है, उसके बाद 1955 के अंदर यानी 1 जनवरी 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
की स्थापना की जाती है। भारत के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। इसका स्थापना इसलिए की जाता है कि भारत में जो वायु परिवहन है, हवाई अड्डे हैं, हवाई सेवा है, इसका प्रबंधन और नियंत्रण इनके हाथों में दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत के अंदर जो फिर है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र मिलकर के इस वायु परिवहन में काम कर रहे थे। निजी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आपकी थी, निजी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां थी। आपका जेट एयरवेज, किंगफिशर का नाम आपने सुना होगा, किंगफिशर, इंडिगो, ये सब कंपनियां जो थी भारत के अंदर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग यानी वायु सेवा दे रही थी। ठीक है, उसके बाद वायु मार्ग है इसका हेल्प बहुत सारी चीजों में किया जाता है। एम्बुलेंस के रूप में इसका यूज होता है, साथ ही साथ सामान को लाने और ले जाने के लिए भी इसका यूज होता है। साथ आज के ज़माने में तो इसका सैन्य सेवा में इसका यूज होने लगा है ना। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में वायु मार्ग का प्रयोग होता है। एक बात और जान लें, भारत के अंदर भारत में हेलीकॉप्टर सेवा की जो शुरुआत है, सेवा की शुरुआत कब से हुई है? 1985 से माना जाता है। 1985 में पहला एक हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था भारत के अंदर, वो था नाम उसका पवन हंस हेलीकॉप्टर। और इसी के साथ भारत के अंदर जो है आपके हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होती है। वर्तमान में भारत के अंदर 80 से प्लस कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं और भारत में वायु सेवा दे रही हैं। उसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं। ठीक है, इस तरह। तो अब हम लोग आते हैं जल मार्ग पे। जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग का इतिहास बहुत ही पुराना है। पुराने समय में भी लोग नाव के माध्यम से और छोटे मोटे जहाज़ों के माध्यम से जल मार्ग द्वारा यातायात का प्रयोग किया करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आपने देखा भी है कि मैंने पहले भी पढ़ा है कि भारत में यूरोपीय मार्ग जो खोज किया गया वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया है ना, वो भी जहाज के माध्यम से ही भारत आया था। उसी प्रकार बहुत सारे यूरोपियन यात्री भारत आए और वो सब जल मार्ग के द्वारा ही आए थे, क्योंकि स्थल मार्ग से व्यापार करना थोड़ा कठिन हो रहा था, इसलिए वे लोग जल मार्ग के माध्यम से आए थे। बात करें जल मार्ग की तो इतिहास बहुत पुराना है इसका। भारत के अंदर जल मार्ग का जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छा नहीं है ना, और इसके विकास के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। पहली बार 1806 में क्या बनाया गया था? बकिंघम नहर बनाया गया था। बकिंघम नहर, ये बकिंघम नहर क्या किया गया? बकिंघम नहर बनाया गया। इस बकिंघम नहर को कन्नानोर नहर, पहले से जो नहर थी कन्नानोर नहर को गोदावरी एवं कृष्णा नदी से जोड़ा गया, जिसका नाम था बकिंघम नहर। गोदावरी एवं कृष्णा नदी को जोड़ा गया, कृष्णा नदी को जोड़ा गया। उसके बाद इसका विस्तार किया गया बकिंघम नहर का, और इसका विस्तार करके इसको पुल्लीकट झील जो कि तमिलनाडु के अंदर झील है आपका, उसमें इसको मिला दिया जाता है। पुल्लीकट झील तक विस्तार कर दिया गया, इसका विस्तार हो गया। उसके बाद जो है 1952 में देश की आज़ादी के बाद 1952 के अंदर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना हुई। किसका स्थापना हुआ? गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड। इस गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड में 4 राज्यों को शामिल किया गया। एक था यूपी,
दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं हम, वेस्ट बंगाल, और एक असम। 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था इस बोर्ड के अंदर। और उसके बाद इसमें 1960 में इस नदी में यातायात के लिए एक परिवहन जांच समिति बनाई गई थी जो इस पर इसका देख रेख करने का कार्य करती थी। उसके बाद जो है 1975 के अंदर जहाज यानी मंत्रालय द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण भी किया गया था, क्योंकि इसमें सिफारिश की गई थी कि इसका सर्वेक्षण किया जाए, इसलिए 1975 के अंदर इसका सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद 27 अक्टूबर 1986 यानी 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की स्थापना किया गया। स्थापना हुई और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था इसका देख रेख करना यानी रख रखाव यानी किसका रख रखाव? जल परिवहन का रख रखाव। जो नदी में जल है उस पर परिवहन जो होगा उसका रख रखाव की जिम्मेदारी इसको दिया गया, नियम की जिम्मेदारी इसको दी गई है ना, और इस तरह से इसको जिम्मेदारी दिया गया। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय नोएडा में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ बना? नोएडा के अंदर बना। इसके क्षेत्रीय कार्यालय बने, क्षेत्रीय कार्यालय बना इसका, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ बना? पटना, कोलकाता, कोच्चि एवं गुवाहाटी में बनाया गया। उसके बाद इसके शाखा कार्यालय भी खोला गया। शाखा कार्यालय कहाँ खोला गया? वाराणसी, भागलपुर, कोल्लम, फरक्का, इन सभी स्थानों पर इसका शाखा कार्यालय यानी ब्रांच ऑफिस खोला गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? आपका 1986 में हुआ। 27 अक्टूबर 1986 को इसका मुख्यालय कहाँ? नोएडा में हुआ। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बना? पटना, कोलकाता, कोच्चि और गुवाहाटी के अंदर। और इसका ब्रांच ऑफिस यानी शाखा कार्यालय कहाँ बना? वाराणसी, भागलपुर, कोल्लम और फरक्का। बाद में इसका विस्तार किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग को। राष्ट्रीय जल मार्ग तो भारत के अंदर मुख्य रूप से 5 गो आपका राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसको हम इंग्लिश में नेशनल वाटरवे कहते हैं। पहला का नाम है राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी इसको हम NW भी कह सकते हैं। NW यानी 1। ये आपका कहाँ से है? ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक है। हल्दिया तक है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। उसी तरह आपका NW2 यानी नेशनल वाटरवे 2 यानी राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, ये कहाँ तक है? ये सदिया से धुबरी तक है। सदिया से धुबरी। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद तीसरा आपका है NW3 यानी नेशनल वाटरवे संख्या 3। ये आपका कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कोट्टापुरम, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है।
उसके बाद आपका है 4 नंबर NW4, ये पांडिचेरी से, कहीं पर पांडिचेरी लिखता है, कहीं पर पुदुचेरी लिखता है, तो पांडिचेरी से काकीनाडा तक है, काकीनाडा तक है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। और अगला 5वां आपका है नेशनल वाटरवे संख्या 5, ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, उड़ीसा राज्य के अंदर ही, उसी उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई देख ले तो इसकी लंबाई लगभग 623 किलोमीटर के आसपास इसका है ना। इस तरह से हमारा नेशनल वाटरवे है। पहला है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, भी इसको कर लीजिए, इसका एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, इससे 100% आएगा क्वेश्चन। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इसकी लंबाई भी याद रखिए 1620 किलोमीटर, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग आपका यही है। कभी कभी यही पूछ लेता है सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवे 2 891 किलोमीटर, बाकी ये सब आपसे एग्जाम में बहुत कम ही आते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, और ये भी है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक हमारा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। ये कहाँ खुला है? ये पटना में इसका स्थापना हुआ है, पटना में। यहाँ पर क्या होता है, जो नौवाहक होते हैं, जो चलाने वाले जहाज वाले होते हैं, वो उसकी यहाँ ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। चलिए जल मार्ग में थोड़ा सा और बचा हुआ है हमारा, देखेंगे। भारत के अंदर जो बंदरगाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो बड़े बड़े हैं, जहाँ से विदेशों तक व्यापार भी होता है, उनको देखते हैं। ये बंदरगाह है हमारे, मुंबई है, नहावा सेवा है, कोलकाता हल्दिया है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, कांडला है, कोच्चि है, इन्नौर है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, मरमुगांव है, आपका मंगलोर है। देखिए इस कौन कौन से राज्य के अंदर है, इनको देख लेते हैं। मुंबई आपका महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी महाराष्ट्र का। इसके एक और नाम है, नहावा सेवा का एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। शायद आपके एग्जाम में नाम चेंज करके पूछा जाए तो याद रखेंगे इसको, जवाहरलाल नेहरू इसका बंदरगाह के नाम है, ठीक है। इसका भी, यह भी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल। ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु। तूतीकोरिन भी आपका तमिलनाडु में है। कांडला गुजरात के अंदर है। कोच्चि केरल में है। इन्नौर भी तमिलनाडु के अंदर है। पारादीप उड़ीसा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मरमुगांव गोवा में है, और मंगलोर आपका कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, इस तरह से आपका है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका यही है, नहावा सेवा, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। और ये दोनों बंदरगाह आप बहुत पास पास में ही है, ठीक है।